आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के जो आदिकाल है, आदिकाल की जो पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियाँ हैं, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आदिकाल की जो पृष्ठभूमि और परिस्थितियाँ तो देखने को मिलती है, वो 4 प्रकार से देखने को मिलती है, 4-5 प्रकार से देखने को मिलती है। तो उन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे कि ये जो है पहला कि राजनीतिक परिस्थितियाँ जो है आदिकाल में किसे कहा जाता है, और साथ ही साथ राजनीतिक परिस्थितियों में क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है आदिकाल से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि आदिकाल का पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियाँ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बताया गया, आप लोगों को दिख रहा है कि आदिकाल के पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियाँ। तो पहला जो है, जैसे अलग अलग मतलब विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है दूसरे वीडियो में। तो जब ये जो है आदिकाल की जो सारी जो चीज़ें हैं वो एक समाज पे निर्भर करती, मतलब इससे पहले हम लोग जैसे पढ़ रहे थे विधेयवादी पद्धति, तो वो जो है एक समाज पर निर्भर करती है, जिसके कारण सब कोई विद्वानों का ये मत है कि विधेयवादी पद्धति जो है सबसे अलग है और उसी को ज़्यादा लोग मान्यताएं देने लगे। जिसके कारण बताया गया है जब समाज पर निर्भर होती तो ये क्या है, एक जो है समाज का एक दर्पण है। मतलब समाज में जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी घटनाएं हो रही है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए आदिकाल में उसको निर्धारित करना ही क्या है, वो सारी चीज़ें जो है, वो सारी चीज़ें क्या है, एक समाज का दर्पण है। जिसके कारण बताया गया है कि जो भी चीज़ें हो रही है जैसे समाज में, तो वो सारी चीज़ जो है आदिकाल में समझना देखने को मिलेगी। तो इसीलिए इसको जो है समाज का दर्पण भी कहा जाता है। और बहुत कोई विद्वानों का ये मत जो है, सब कोई मान्यताएं देते हैं इस मत को। उसके बाद हम लोग आगे आ जाओ, तो थोड़ा आप लोग देख सकते हो काल विभाजन और जो है काल विभाजन और जो था नामांकन नहीं लिखा हुआ है। तो काल विभाजन जो है, काल विभाजन का भी अलग अलग कवियों ने अलग अलग काल विभाजन किया। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जैसे इससे पहले वीडियो में बताया गया था कि जॉर्ज गिरिसन जो थे वो 11 पुस्तकों के माध्यम से जो है काल का विभाजन किया, और साथ ही साथ 9 कवियों को उन्होंने अपने रचना में चारण काल में जो है स्थान दिया है। जिसमें और बहुत सारे विद्वानों ने जैसे कहा है अपभ्रंश काल कहा है, और साथ ही साथ जैसे श्री सामंत काल कहा है, वीरगाथा काल कहा है, आदिकाल कहा है। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत रहा, जिसके कारण बताया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये मानना है कि यो जो है आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाए। जिसके कारण ये जो है निर्भर करती है एक समाज पे। किस पर निर्भर करती है, शुक्ला जी का स्टेटमेंट है कि समाज पे ही जो है सारी चीज़ें निर्भर करती है। जिसके कारण जो है समाज की प्रवृत्तियों को देखते हुए या फिर समाज की जो स्थिति होती है उसको देखते हुए जो है लिखा जाता है, वो सारी चीज़ जो होते हैं वो जो होता है वो आदिकाल होता है। तो इसमें बताया गया है शुक्ला के द्वारा। इससे पहले हम जो स्टेटमेंट दिया है शुक्ला ने, तो शुक्ला का स्टेटमेंट थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो शुक्ला का यह मान्यता है कि 1050 से 1375 जो है ना, ये आदिकाल का समय है, यानी वीरगाथा काल का समय है। इसमें बताया गया, इन्होंने बताया कि महाराज भोज से लेकर हमीरदेव के समय तक या फिर उससे भी पीछे उसके यानी उसके वंशज हम बोल सकते हैं, तो वहीं से जो है ना आदिकाल का प्रारंभ हुआ है। तो ये चीज़ आप लोगों का क्लियर कि इसमें थोड़ा सा छोटा सा चीज़ है देखने को मिलता है। आदिकाल की जब पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियों पर बात किया जाए तो इसमें क्या चीज़ देखने को मिलता है, ये जो होती है आदिकाल की हर चीज़ जो है वो एक समाज पे निर्भर करती है। और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग काल विभाजन किया, इससे पहले मैंने अभी बताया कुछ देर पहले। उसके बाद शुक्ला जी का स्टेटमेंट जो है, इनका जो है जन्म लगभग कितना में हुआ, 1050 से 1375, जिसके कारण यही जो है समय को निर्धारित करते हुए जो है आदिकाल का समय शुक्ला जी ने रख दिया 1050 से 1375। जो समय था वो किनका था, महाराज भोज और हमीर देव, और इनके भी कुछ पीछे के काल को ही कहा जाता आदिकाल, या फिर आदिकाल वहीं से जो है प्रारंभ माना जाता है।
अब आ जाता है हम लोग थोड़ा राजनीतिक परिस्थितियाँ में कि आदिकाल के जो राजनीतिक परिस्थितियाँ होती है तो इसमें क्या चीज़ देखने को मिलता है। तो राजनीतिक परिस्थितियों की बात की जाए तो एक स्तर से देखा जाए तो राजनीतिक स्तर काफ़ी गंभीर और बिगड़ी हुई थी, जिसके कारण जो था एकजुटता नहीं था। इसमें बताया गया जो सम्राट होते हैं यानी कौन, राजा, कि ये जो है हर्षवर्धन, क्या है हर्षवर्धन, मतलब आदिकाल में जो है हर्षवर्धन का उल्लेख है। साथ ही साथ हर्षवर्धन के जो पूर्वज थे, पूर्वज कौन थे, वर्धन थे। तो कहीं ना कहीं वर्धन से ही जो है हर्षवर्धन की उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण बताया गया जो हर्षवर्धन होता है, हर्षवर्धन का एक बार निधन हो जाता है जो युद्ध के कारण, जिसके कारण उसका जो युद्ध का नाम रहता है वो युद्ध नाम रहता है आपका यौवन। क्या नाम रहता है, यौवन। तो जब निधन हो जाता है 704 में निधन होता है, तो कहीं ना कहीं भारत का स्थिति जब रहता है तो भारत की स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है, जिसके कारण जो है वो कई भागों में खंड हो जाती है। कि ये जो है हर्षवर्धन कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को एकजुटता करके रखते थे, सब कोई का समन्वय करके रखते थे, जिसके कारण इनको बताया इनमें बताया गया है कि जब इसका निधन हुआ तब कहीं ना कहीं भारत का जो था, उत्तर भारत का जो स्थिति था तो कहीं ना कहीं वो जो है खंड खंड अलग अलग क्षेत्रों में बंटने लगे, जिसके कारण बताया गया है अपने अपने जो होते हैं, जो भी वहाँ के जो शासक थे वो अपने अपने को स्वतंत्रता घोषित करने लगे, स्वतंत्र होने लगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो परमार, चौहान। तो कहीं ना कहीं जैसे ही ये जो खंड हुआ तो खंड होने के पश्चात कहीं ना कहीं जब विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ होते हैं, ये जो है उत्तर भारत, तो उत्तर भारत जैसे ही खंड होने लगा, अलग अलग जो क्षेत्र था वो उन्होंने अपने अपने स्वतंत्रता के लिए अपनी अपनी जो भी योग्यताएं होती हैं वो सारे संघर्ष किया उन्होंने, जिसके कारण जो है एकजुटता जो था वो ख़त्म हो गया, जिसके कारण बताया गया कि विदेशी आक्रमण, इधर आप लोग देख सकते हो, जिसके कारण बताया गया है जो विदेशी आक्रमण होते हैं राजाओं पर, तो कहीं ना कहीं जो राजा होता है, राजा उसके सामने टिक नहीं पाते हैं। कैसे टिक नहीं पाते, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो दल होता है यानी एकजुटता जो था वो ख़त्म हो गया, जिसके कारण जो है इस पे दबाव डाला जा रहा है और साथ ही साथ उसको जो है रोक नहीं पा रहा है राजा, ठीक है। तो जिसके कारण जो है बताया गया, उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो इसमें बताया गया जब राजाओं पे जब होता था ना, जैसे लड़ाई झगड़ा वगैरह जो होता युद्ध वगैरह, तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्र या फिर जो क्षेत्र या फिर जो है जैसे राजमहल वगैरह उसके लिए ही नहीं होता था, बल्कि इसके लिए भी होता था कि शौर्य प्रदर्शन, यानी जो बल होती है, शक्ति, जिसका जितना बल है तो वही जो है उसको हराएगा। तो हराने के पश्चात जितना भी सारा चीज़ होगा तो हराने के पश्चात वो सारे चीज़ जो है उसी के हो जाएंगे। मतलब युद्ध में जो है क्षेत्र के लिए ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि जो था शौर्य प्रदर्शन के लिए भी यहाँ पे लड़ाई झगड़े युद्ध देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा हम लोग इस साइड आ जाते हैं तो बताया कि ये जो है यवन आक्रमण की क्या है, यवन आक्रमण जो देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है, पश्चिमी भारत में, और दूसरी जो है मध्य प्रदेश में। पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश में जो है ये क्या है, यवन आक्रमण जो है देखने को मिलती है। और साथ ही साथ ये जो है कुछ कुछ दुर्घटनाएं घटी है। तो बताया गया है कि 10वीं सदी में जो मोहम्मद गजनबी, कौन है, मोहम्मद गजनबी जो थे उन्होंने क्या किया था, शासन किया था, जिसके कारण जो है उनको काफ़ी दबाव में डाला था, उसके पश्चात 10वीं सदी के बाद जो है आया था 12वीं सदी में आया था मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी ने भी यहाँ पे शासन किया था। कहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पश्चिमी भारत और कहाँ, मध्य प्रदेश, साथ ही साथ जो है भारत के था उत्तर भारत का खंड। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पे इन्होंने शासन किया, जो 12वीं सदी में किया था मोहम्मद गौरी ने, जिसके कारण ये जो इनका जो शासन काल था धीरे धीरे जैसे जैसे ख़त्म होने लगी, उसके बाद जो है आ जाते हैं मुसलमान। कौन आ जाते हैं, मुसलमान लोग आ जाते हैं। तो जैसे मुसलमान लोग यहाँ पे जो आगमन करते हैं, तो आगमन करने के पश्चात जो होता है जैसे दिल्ली, कंजौर, अजमेर, तो कहीं ना कहीं इन सारे क्षेत्रों पे जो है ना क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं, शासन करते हैं। जैसे मान लो ये जो था मोहम्मद जो था क्या, मोहम्मद गजनबी था, उसके बाद आता मोहम्मद गौरी। तो कहीं ना कहीं
इनका जो शासनकाल ख़त्म होने लगा, जिसके कारण जो है मुसलमान का उदय हुआ, और उदय होने के पश्चात जो है दिल्ली, कंजौर, अजमेर पर इन सारी जगहों पर इन्होंने शासन स्थापित किया, उन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद एक स्तर से देखा जाए तो राजा की दो तरह की जो है सैनिक देखने को मिलती है, और दो तरह की आदमियाँ देखने को मिलती है। एक तरह सैनिक और दूसरी जो है राजाश्रित कवि, यानी जो होते हैं कुछ सैनिक जो होते हैं राजा के लड़ते लड़ते क्या दे देते हैं, अपनी प्राण दे देते हैं, यानी जान दे देते हैं। और एक स्तर से देखा जाए तो राजा के जो कवि होते हैं क्या है, राजाश्रित कवि, यानी जो राजा के दरबार में रहा करते थे कवि, कोई भी कवि रहा करते थे, जैसे वहाँ पे संगीत वगैरह, तो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रेरणाएँ वगैरह देते हैं। तो कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ जो है ना, ये कहलाते राजश्रित कवि। तो इन सारे चीज़ों का जो है राजनीतिक परिस्थितियों में उल्लेख है। एक बार आप लोगों को फिर से मैं समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कतें ना हो। तो इसमें क्या चीज़ बताया कि राजनीतिक परिस्थितियाँ में कुछ जो था राजा देखने को मिलता है। पहला जो था वर्धन, और वर्धन का जो पुत्र था, यानी हम लोग वर्धन का वंश भी बोल सकते हैं। तो वर्धन का वंश था, तो कहीं कहीं वर्धन का जो वंश था हर्षवर्धन था। तो इसका ही जो था स्थापत्य था, यही जो है सब कोई को चलाता, जिसके कारण एक बार निधन हो जाता। निधन होने के पश्चात जो है ना उत्तर भारत जो है कई खंडों में विभाजित हो जाता है, जिसके कारण जो कुछ राजाएं थे वो अपने को स्वतंत्रता कर लेते हैं। जैसे मान लो क्या है, परमार क्या है, आप लोगों को दिख रहा है कि परमार है, तो बताएगा जो परमार होते हैं उन्होंने स्वतंत्रता घोषित कर लिया अपने को। उसके बाद चौहान, तो कहीं ना कहीं जब ये सारी चीज़ अपने आप को स्वतंत्रता घोषित कर लिए या फिर हो गए, तो जिसके कारण जो है राजा की स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। जिसके कारण जब विदेशी आक्रमण होते हैं तो कहीं ना कहीं विदेशी आक्रमण होने के कारण जो है राजा उनके सामने टिक नहीं पाता, जिसके कारण कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद आगे बताया कि राजा का जो झगड़ा होता है खाली जो होता है क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि होता है शरीर परिदर्शन के लिए भी, मतलब जिससे बल जिसका जितना रहता है तो उसके लिए भी होता है झगड़ा, या फिर युद्ध बोल सकते हैं। उसके बाद इधर हम लोग देख सकते हैं आप लोगों को, तो इसमें क्या चीज़ का जिक्र किया गया है, इसमें बताया गया है कि यवन यवन आक्रमण। तो यवन आक्रमण जो है ये एक प्रकार का युद्ध है, देखने को मिला था। तो बताया पश्चिमी भारत और मध्य प्रदेश में, और ये जो है पश्चिम भारत और क्या है मध्य प्रदेश में हुआ था। साथ ही साथ 10वीं सदी में एक दुर्घटना घटी है, जो बताया गया 10वीं सदी में मोहम्मद गजनबी ने जो है शासन किया था। उसके बाद तो 12वीं सदी में मोहम्मद गोरी ने। उसके बाद धीरे धीरे इन दोनों का जैसे ख़त्म होने लगा शासन, तो जिसके कारण जो है मुसलमान जो है आगमन होने लगे, मतलब मुसलमान जो आने लगे, जिसके कारण जो है दिल्ली, कंजौर और अजमेर में शासन किया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही क्लास करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।